हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं जेट इंजन प्रोग्राम को लेकर आई एक रिपोर्ट से। हाल ही में रक्षा मंत्री जी की तरफ से अनाउंस किया गया कि भारतीय वायुसेना का जो एम का फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसके लिए हम जो इंजन बनाने वाले हैं वो सैफरान के साथ मिलकर बनाएंगे और बाकायदा इसके लिए जो रोड मैप है वो तैयार किया जा रहा है। लेकिन एक दुविधा थी, और वो दुविधा थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर, क्योंकि कुछ रिपोर्ट और कुछ आर्टिकल ऐसा दावा करते थे कि यहाँ पर जो पार्शियल आईपीआर है वो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ज्वाइंट आईपीआर की बात आई थी सामने, उसमें भी स्पष्टीकरण सामने आ चुका है, जहाँ पर क्लियर हो चुका है कि जो इंजन भारत सैफरान के साथ मिलकर बना रहा है उसमें जो भारत के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होंगे वो फुल होंगे। जी हाँ, भारत के पास फुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होंगे और भारत बाकायदा न सिर्फ इन आईपीआर राइट्स को होल्ड करेगा बल्कि डोमेस्टिक सप्लाई चेन को भी पूरी तरीके से स्टैब्लिश किया जाएगा। यानी वो सिस्टम नहीं होगा कि कुछ क्रिटिकल पार्ट्स जो है वो फ्रांस से बन के आएंगे फिर उनको असेंबल किया जाएगा। नहीं, पूरी की पूरी जो डोमेस्टिक सप्लाई चेन है वो स्टैब्लिश की जाएगी इस एम्बिशियस प्रोग्राम के लिए। और जैसे ही ऑफिशियल डील फाइनलाइज कर ली जाती है, आगे का रोड मैप भी सुनिश्चित हो जाएगा। यहाँ पर यह भी सुनिश्चित हो चुका है कि प्राइवेट सेक्टर की भूमिका भी इस प्रोग्राम में काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो ये 120 किलोन्यूटन का जो इंजन होने वाला है, ये तकरीबन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ साथ जो ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर है उसको भी पावर करने के लिए यूज किया जाएगा। और इसमें बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज जो है वो यूज की जाएंगी, जो कि उसको फ्यूचर प्रूफ बनाएंगी और आने वाले भविष्य में जो हमारे फ्यूचर के प्लेटफॉर्म होंगे उनमें भी इसको हम यूज कर सकेंगे। और निस्संदेह भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। फुल आईपीआर को सिक्योर करने का मतलब होता है कि भारत के पास इसकी डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और फ्यूचर अपग्रेड की कंप्लीट ओनरशिप होगी। जिसका मतलब ये है कि अगर हमें भविष्य में कोई बदलाव करना पड़ा, भविष्य में कुछ सुधार करने पड़े, भविष्य में इन इंजन के साथ जेट को एक्सपोर्ट करना पड़ा, तो हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होगी। भारत स्वतंत्र होगा और भारत अपनी मर्जी का मालिक होगा। और ये चीज़ें हमें काफ़ी लंबे समय से चाहिए थी, क्योंकि निस्संदेह हमने भी इंडिजिनस तौर पर जो इंजन है वो विकसित करने का प्रयास तो किया, लेकिन अभी हमें उसमें कुछ खास सफलता नहीं प्राप्त हुई। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि इसके बाद ये चीज़ें हमें होती दिखाई पड़ेंगी। 120 किलोटन का जो इंजन हम बना रहे हैं, इसको सैंक्शन होने में यूँ तो कुछ थोड़ा ही समय बाकी है, लेकिन इसके लिए तैयारियां ऑलरेडी शुरू की जा चुकी हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिए हैं कि किसी प्रकार की जो फंडिंग है उस पर रुकावट नहीं आएगी। हर प्रकार की सुविधाएं जो इस इंजन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होंगी ये सरकार की तरफ से करी जाएंगी। वहीं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इन्होंने ऑलरेडी जो इंडियन प्राइवेट पार्टनर्स हैं इनके साथ जो मीटिंग है उनको शुरू कर दिया है और उनको इस प्रोग्राम के बारे में ब्रीफ करना भी शुरू कर दिया है और बताया है कि कैसे इंजन डेवलपमेंट से लेकर जो सप्लाई चेन है इसमें किस कंपनी की क्या भूमिका होगी। और ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर प्रोएक्टिव अप्रोच उठाई जा रही है, जैसा कि हमने एमका प्रोग्राम में देखा है। और जो क्रिटिकल मटेरियल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज़ हैं, सब कुछ हमें डोमेस्टिकली देखने को मिलेगा। कोई भी चीज़, नॉट अ सिंगल पार्ट हम इंपोर्ट नहीं करने वाले हैं। अब अगर हम की एस्पेक्ट की बात करें इस प्रोग्राम की, जिसका सारांश अभी तक निकला है, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होने चाहिए। पहला है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। इस इंजन को इंडियन इंजीनियर्स की तरफ से डिज़ाइन और डेवलप किया जाएगा, जहाँ पर हम जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है जैसे कि सैफरान हो गया, उसका सहयोग लेंगे। मुख्य कंपनियों की बात करें तो भारत के जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है जैसे कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट हो गई और प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स हो गए, इनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। उसके बाद दूसरा एस्पेक्ट जो हमें देखना होगा वो मटेरियल इनोवेशन का होगा। अब जाहिर सी बात है, जब हम एक 5th जनरेशन इंजन विकसित कर रहे हैं तो इसके लिए हमें एडवांस मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस पर यहाँ पर विशेष ध्यान दिया गया है। एडवांस मटेरियल जैसे कि हाई टेम्परेचर एलॉयज हो गए, कंपोजिट हो गए, इनको पूरी तरीके से स्वदेशी तौर पर विकसित किया जाएगा। और ये ऐसे मटेरियल्स होंगे जो कि एक्सट्रीम कंडीशन को विथस्टैंड कर सकेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जेट इंजन जब ऑपरेशन होता है तो कितना ज़्यादा हीट और कितना ज़्यादा स्ट्रेस वहाँ पर देखने को मिलता है। तीसरा एस्पेक्ट जो हमें देखना होगा वो होगा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। इस प्रोग्राम का एम ही यही है कि एक रोबस्ट सप्लाई चेन को भारत में एस्टैब्लिश किया जाए, जहां पर इंडियन कंपनीज के हाथ में जो जिम्मेदारी है वो दी जाए। इसमें स्मॉल से लेकर मीडियम एंटरप्राइजेस की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वहीं जो बड़ी कंपनियां हैं ये भी अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करेंगी। और ऐसे में हम एक वाइब्रेंट एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बना सकते हैं जो भविष्य में भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो दौर आता है या सबसे महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट है वो है टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का।
इसके लिए हमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी, जो कि अपग्रेडेड जो इक्विपमेंट्स हैं उनके साथ इस्टेब्लिश की जाएँ। वहीं जो इंजन है उसको इस प्रकार से हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है परफॉर्मेंस का, रिलायबिलिटी का, सेफ्टी का, उसको ये मीट कर सके। और आपको जान के खुशी होगी कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने ऑलरेडी अपनी जो हाई एल्टीट्यूड फैसिलिटी है इसको लगभग कंप्लीट कर लिया है। वहीं अब एक प्रश्न आपके मन में आएगा और वो है कि हमारे पास जो फ्लाइंग टेस्ट बेड हैं वो कहाँ से आएंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है, हमने एक एग्रेसिव टाइमलाइन सेट कर ली, एग्रेसिव टारगेट सेट कर लिया, लेकिन इंजन टेस्टिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना कि हमारे पास फ्लाइंग टेस्ट बेड का होना अनिवार्य है। तो इसमें हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सैफरान ने ऑलरेडी अपने राफेल फाइटर को एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड ऑफर किया है। यानी कि जब तक इंजन का फाइनल सर्टिफिकेशन हो नहीं जाता, पूरी जिम्मेदारी का वहन सैफरान की तरफ से किया जाएगा, और यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अब बात करें भारत की कंपनियों की, तो भारत की कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना योगदान देने की बात कर दी है। इसमें सबसे प्रमुख पर है गोदरेज एरोस्पेस, और उसमें मिधानी और दूसरी कंपनियां शामिल हैं। अब यहाँ पर गोदरेज एरोस्पेस की बात करें तो हाल ही में इनकी एक टिप्पणी को थोड़ा विवादित माना गया, लेकिन फिर भी गोदरेज एरोस्पेस अपना पूरा योगदान यहाँ पर देने के लिए तैयार है। वो टिप्पणी बेसिकली ये थी कि इनका मानना है कि हम 50 किलोटन के कावेरी ड्राई इंजन से सीधा 120 किलोटन के इंजन पर स्विच करना चाहते हैं, और जो बीच का स्टेप है उसको हम स्किप करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम सब बातों बातों में ये भूल गए कि हमारे पास तेजस मार्क 2 जैसे प्रोग्राम भी हैं, जिसके लिए हमें 98 किलोटन का इंजन चाहिए। यहाँ पर रेफरेंस दिया गया कि हाल ही में अमेरिका के साथ जो विवाद हुआ, और जिस प्रकार अमेरिकी सलाहकार ट्रंप को सलाह दे रहे हैं अपने क्रिटिकल इंजन टेक्नोलॉजी को सिक्योर करने का, तो ये हमारे लिए भविष्य में खतरा बन सकती है। तो गोदरेज एरोस्पेस का सुझाव यही था कि आप 50 किलोटन के बाद जो 90 किलोटन का इंजन है पहले वो विकसित करें, और फिर अब चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ें। हालांकि उन्होंने एम का प्रोग्राम को बीच में नहीं लाया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हमारी एक्सपर्टीज़ हमने वर्षों में प्राप्त करी है उसको हमें व्यर्थ नहीं देना चाहिए, बल्कि हम अपने तेजस मार्क 2 या दूसरे जो प्रोग्राम है इनको ध्यान में रखकर जो इंडिजिनस इंजन है उसको विकसित कर सकते हैं। और ये एक बड़ी स्टेटमेंट थी जिसका समर्थन काफ़ी लोगों ने किया, तो कुछ लोग इसके विरोध में बोले। खैर, अब F414 को लेकर जो गोदरेज एरोस्पेस का डर था वो निरर्थक नहीं है, लेकिन इसमें एक सकारात्मक रिपोर्ट भी है, और रिपोर्ट ये है कि अगले 1 से 2 महीने में अमेरिकी डेलीगेशन भारत आने वाला है, और ये डेलीगेशन जो निगोशिएशन वर्क है उसको कंप्लीट करेगा, जहाँ पर इनका उद्देश्य होगा कि जो चीज़ें बाकी हैं जिनका डिस्कशन अभी तक नहीं हुआ है वो इंडिया के साथ कंप्लीट करके डील को फाइनलाइज कर लिया जाए। और मार्च 2026 में F414 की डील को ऐसा 90% से ज़्यादा माना जा रहा है कि फाइनलाइज कर लिया जाएगा, और अगर ये हो जाएगी तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी राहत की खबर होगी, क्योंकि तेजस मार्क 2 का पूरा भविष्य ही F414 पर ही डिपेंडेंट है। हमारे पास कोई भी दूसरे अवेलेबल ऑप्शन फिलहाल नहीं है जिनको हम एज अ रिप्लेसमेंट यूज़ कर सकें। तो देखते हैं, भविष्य में काफ़ी कुछ दिखाने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।